मित्रों, मैं राहुल लाल। क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? आज संडे को जब मैं यह प्रश्न मैं उठा रहा हूं, इसके पहले भी ये प्रश्न कई बार उठे हैं, लेकिन मित्रों इस समय जब इस प्रश्न को मैं बता रहा हूं तो ये यकीन मानिए कि बिहार में इस प्रकार की गूंज काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही है। और अगले कुछ मिनटों में हम लोग व्याख्या करेंगे कि इसके आखिर क्या कारण है। इसके कई बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार क्या पलटने वाले हैं? और अगर बिहार में जो ये मामले गर्म चल रहे हैं नीतीश कुमार को लेके, उन गर्माहट में थोड़ी भी सच्चाई है तो फिर दिल्ली की तख्त जो है वो हिलने वाली है। मित्रों, दो तीन मामलों को अगर इसमें देखें हम लोग, बिहार में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें, पप्पू यादव जो कि निर्दलीय है, पूर्णिया से सांसद बने हैं, चुनाव जीते हैं। वो पप्पू यादव को लेके एक शिकायत बिहार सरकार प्रशासन के पास आया था, वसूली से संबंधित कुछ शिकायतें थीं और त्वरित तौर पे बिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। पप्पू यादव को लेके एफआईआर दर्ज होने को लेके इसकी व्याख्या कई रूप में की जा रही है। एक तो प्रथम व्याख्या यह की जा रही है मित्रों कि पप्पू यादव चूँकि कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दे दिया है, ऐसे स्थिति में वो एनडीए में अब शामिल नहीं होंगे, वो सीधे सीधे इंडिया अलायंस के खेमे में हैं। और इस दृष्टि से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव के नट बोल्ट को टाइट किया जा रहा है। लेकिन राजनीति में जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है। मूलतः समाचार पटना से ये है मित्रों कि कहीं न कहीं ये चाचा और भतीजे के बेहतर होते हुए रिश्तों को दिखा रहा है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से त्वरित तौर पे पप्पू यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है, चूँकि जो वहाँ की पुलिस है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पुलिस नीतीश कुमार के अधीन है, वैसे स्थिति में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार यानी चाचा नीतीश कुमार भतीजे तेजस्वी यादव को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव के दरमियान में आप लोगों ने देखा होगा कि पप्पू यादव को लेके लालू यादव और तेजस्वी काफ़ी हमलावर रहे थे। यहाँ तक कि तेजस्वी जो है वो पूर्णिया में उन्होंने कैंप भी कर दिया था। ये तमाम कहानियाँ चुनाव के दरमियान में घट चुकी हैं। यानी संकेत नंबर 1 कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ संबंधों को बेहतर करने में लगे हुए हैं। नंबर 2 जिसकी चर्चा लगातार हो ही रही है मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से लेकर, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे मित्रों जब मैं ये व्याख्या कर रहा हूं कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, कि आखिर नीतीश कुमार कैसे पलट सकते हैं? नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने का प्रयास कर रहे थे, वैसे स्थिति में वहां से यहां तक का यू टर्न वो क्यों ले रहे हैं? नंबर 1, अब शपथ ग्रहण हो चुका है मित्रों। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया में ये भी पता चल चुका है कि किन किन सहयोगी दलों को क्या क्या भूमिका प्राप्त हुई। और उसमें अगर हम लोग देखें तो एनडीए के सहयोगी दलों में 2 दल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जिसके 12 सांसद हैं, तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं और जीतन राम मांझी के 1 सांसद थे। 5 सांसद जो है वो चिराग पासवान के थे। चिराग पासवान 5 सांसदों पे एक कैबिनेट मंत्रालय उन्हें प्राप्त हो गया, कैबिनेट मंत्री बन गए वो। जीतन राम मांझी 1 सांसद कैबिनेट मंत्री, और वो भी विभाग एमएसएमई जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग भी मिला। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को क्या मिला? जनता दल यूनाइटेड कहाँ पे है? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जनता दल यूनाइटेड का ये कहना है कि 12 सांसदों के बावजूद भी उन्हें केवल 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री प्राप्त हुआ है, और वो भी एनिमल हस्बेंड्री जैसे महत्वहीन विभाग उन्हें मिले। यानी इन विभागों के आवंटन से नीतीश कुमार खुश नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के राजनीति का विश्लेषण केवल यहीं तक सीमित होकर किया जाए मित्रों, तो भी नीतीश कुमार के आकलन में बड़ी परेशानी होगी। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या लेने वाले हैं, उनके आसपास जो निकटतम सहयोगी होते हैं उन्हें भी पता नहीं होता है कि नीतीश कुमार अगला क्या कदम उठाने वाले हैं। जब वो तेजस्वी यादव को छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे, तब भी वो लगातार कह रहे थे कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, और तमाम लोग आश्वस्त थे उस समय कि वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन ऐसी चीज़ें हुई नहीं। एक महत्वपूर्ण संकेतक देखिए, जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, कई प्रकार की घटनाओं के आधार पर विश्लेषण करते हैं, इसी कारण से उस विश्लेषण में कुछ मजबूत चीज़ें निकल कर सामने में आती हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक
दिल्ली में उन्होंने बुलाई है 29 जून से। और 6 महीना पहले भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिसंबर में हुई थी। दिसंबर में, आप कहेंगे कि दिसंबर में 6 महीना पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ था? उसमें से ललन सिंह उस समय जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे, उनको उस अध्यक्ष पद से हटा के नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन गए थे। यह राजनीति का वह क्षेत्र है मित्रों जो आपको दिख रहा है। यानी ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार अध्यक्ष बने थे। ये एक टेक्निकल सिचुएशन कह सकते हैं कि वो टेक्निकल निर्णय वहाँ से जरूर पार्टी ने लिया। लेकिन अगर दिसंबर के उस बैठक को देखा जाए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता दल यूनाइटेड के बैठक को देखा जाए, तो उसका मूल मंत्र यह था मित्रों कि वहाँ से पार्टी ने बदलाव करने की तैयारी शुरू कर ली थी, पलटासन की तैयारी शुरू कर ली थी। योग में बहुत सारे आसन होते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो जब पलटते हैं तो वो जो पलटने की संपूर्ण प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती है। तो दिसंबर में जब वो बैठक हुई तो उसके बाद वो आरजेडी के खेमे से कुछ दिनों बाद ही वो बीजेपी के खेमे में चले गए। और अभी जब वो बीजेपी के खेमे में हैं तो क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर उन्होंने बीजेपी को फिर से चेतावनी दी है कि हम फिर से खेमा बदल सकते हैं? आखिर नीतीश कुमार खेमा क्यों बदल रहे होंगे? एक, चूंकि हमने दो तीन संकेतों की हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उन्होंने कहीं न कहीं लालू परिवार को सिग्नल दे दिए, ग्रीन सिग्नल्स, कि हम उधर आ सकते हैं। तो उनकी गाड़ी उधर अगर कभी दौड़नी हो तो सरपट वो गाड़ी वहाँ पे दौड़ सके, नंबर 1। नंबर 2, मंत्रालयों के लेके मामला तो है ही गर्म, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है और वह चर्चा के केंद्र में कम आता है, लेकिन नीतीश जी के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है मामला। मित्रों, एक सवाल अपने मन में पूछ कर देखिए कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थीं जब जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को छोड़कर जाना पड़ा बीजेपी के साथ में। उस समय जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वह मांग ये थी कि वह बिहार विधानसभा चुनाव, अगर हम लोग देखें बिहार के राजनीति को पहले से, तो नीतीश कुमार की प्रथम इच्छा यह थी कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सबों के चुनाव हो रहे थे, वो उसी समय बिहार विधानसभा का चुनाव कराना चाह रहे थे। हालांकि उस समय वो चुनाव नहीं हुआ और वो आरजेडी को मना नहीं पाए, तो फिर वो मामला फिर आगे बढ़ा और फिर उनकी इच्छा हुई कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हो जाए। आरजेडी तैयार नहीं हुई, बीजेपी के खेमे में गए, संभवतः उन्हें ऐसा कुछ आश्वासन मिला उन्हें, लेकिन लास्ट में फिर बीजेपी भी तैयार नहीं हुई कि उसमें लोकसभा चुनावों के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन अब नीतीश जी की बहुत दिली ख्वाहिश है, बिहार में विधानसभा के चुनाव यूँ तो जो है कि होने हैं अगले वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं लेकिन नीतीश जी को लग रहा है कि उनकी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। 16 सीटों पे बिहार में वो लड़े और उसमें से 12 जीते। भारतीय जनता पार्टी 17 लोकसभा सीटों पे लड़ी थी और केवल 12 जीत पाई थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पे हारी, नीतीश कुमार केवल 4 सीटों पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो उन्हें लग रहा है कि मुफीद समय है ये, और नीतीश कुमार जी को काफ़ी लंबे समय से लग रहा है कि ये मुफीद समय कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए। ऐसे स्थिति में उनकी सबसे बड़ी मांग है कि बिहार विधानसभा को भंग करके क्यों न महाराष्ट्र के साथ ही, जिसमें महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, उसी साथ बिहार के चुनाव करा लिए जाए। चुनाव कब हो बिहार में? विधानसभा के चुनाव, यह नीतीश कुमार के पहले पसंद और पहली मामले बनते हैं ये। लेकिन बीजेपी क्या सोचती है इस मामले में, इसे समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बीजेपी को यूँ लगता है कि अगर उन्होंने नीतीश कुमार के इस मांग को मान लिया तो नीतीश कुमार के ऊपर उनका नियंत्रण कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का संबंध अब केवल बिहार में सरकार बनाने और गिराने तक का संबंधित नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के वैसाखी पे केंद्र सरकार की सरकार चल रही है। मोदी जी जो शपथ लिए हुए हैं उनके लिए वो आधार तत्व बने हुए हैं वो। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी के लिए बहुत आवश्यक है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप पे और प्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार के ऊपर एक दबाव की स्थिति बनी हुई है। और नीतीश कुमार जान रहे हैं कि यह उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है, सबसे सुनहरा मौका है कि जब
केंद्र सरकार भी उनके दबाव में है। वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के काफ़ी बड़े उनके पास चाबी है उनके पास, इस दृष्टि से वो निर्णय ले रहे हैं। यानी वो हर हालत में चाह रहे हैं कि बिहार विधानसभा को भंग करके अब जल्द से जल्द चुनावों की घोषणा कर दी जाए। और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं, और बीजेपी के सुरताल भी कुछ बदलते हुए दिखें। अगर शपथ ग्रहण से पहले और शपथ ग्रहण के बाद अगर बीजेपी नेताओं के बोल को देखें तो वो बोल किस तरह से बदलें। देखें, पहले अगर हम लोग देखें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान आता है कि 2025 के चुनाव में कहीं न कहीं नीतीश जी जो है वही हम लोगों के चेहरे होंगे। ये लगातार बिहार से ये बयान आए वहाँ पे, यानी नीतीश जी को ये संकेत दिए गए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन इसके साथ जब मैं बार बार कह रहा हूँ 2025 के विधानसभा चुनाव में, यानी बीजेपी उनको नेता बनाने के लिए तैयार है लेकिन अभी विधानसभा भंग करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उनको नेता बनाने के लिए एक महत्व प्रदान कर रहे थे। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद बिहार से बीजेपी नेताओं के बयान फिर से बदलने लगे और कहा गया कि कोई किंग मेकर नहीं है इस सरकार में, केंद्र सरकार में कोई किंग मेकर नहीं है, जो कुछ है वो मोदी जी ही हैं। यानी कहीं न कहीं नीतीश कुमार को यह भी दिखाने का प्रयास हो रहा है कि केवल आपके 12 सांसदों से ऐसे कुछ भी आप अगर समर्थन वापस ले भी लेते हैं तो इस सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखने वाला चीज़ ये है कि नीतीश कुमार जो कि धीरे धीरे पलटा मारने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अगर उनके इस मांग को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं स्वीकार किया कि वो बिहार विधानसभा को जल्द से जल्द भंग करके चुनाव कराया जाए, तो नीतीश कुमार भले ही चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं गए, लेकिन नीतीश कुमार लगातार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। नीतीश कुमार लगातार सीताराम येचुरी के संपर्क में है। यानी इंडिया अलायंस, एक तो एनडीए अलायंस के कई लोगों के जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनके संपर्क में तो हैं ही, और दूसरी तरफ वो इंडिया अलायंस के भी कई महत्वपूर्ण नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। इसलिए यहाँ से नीतीश कुमार की स्थिति अब फिर से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। और जो तमाम उनके हाव भाव दिख रहे हैं, अभी एक फ़ोटो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार, उनके साथ वो बैठे हुए और वहाँ पे फिर वो सहज नहीं दिख रहे हैं। तो ये स्पष्ट फिर से होना शुरू हो चुका है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज नहीं है और वो असहज हो रहे हैं उनके रिश्ते, और उन असहज रिश्तों के बीच में वो बिहार विधानसभा को भंग करके फिर से चुनाव चाहते हैं और कहीं कहीं आरजेडी उनकी पहली पसंद है। अगर ये ऐसी कुछ भी स्थिति बनी तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी संकट की स्थिति होगी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार बड़ी गंभीरता के साथ पाला बदलने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।